जय हिंद। रॉ आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम दिए गए नोट्स के आधार पर हिंदी भाषा का विकास, उसकी बोलियों और उसकी संवैधानिक स्थिति पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इन नोट्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। पहला शीर्षक है अध्याय 1, हिंदी भाषा का विकास, बोलियां और संवैधानिक स्थिति। इसमें पहला बिंदु आता है हिंदी का विकास क्रम, और पहली ही लाइन में लिखा है कि हिंदी की जननी संस्कृत है। जी, इसका मतलब बहुत सीधा है। परीक्षा में ये सवाल सीधे सीधे आ सकता है जी, कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। तो उसका उत्तर होगा संस्कृत। बिल्कुल, संस्कृत ही वो मूल स्रोत है जहां से हिंदी की यात्रा शुरू होती है। अच्छा, आगे जो विकास का क्रम दिया है वो है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर जाकर प्राचीन हिंदी। हाँ, और ये क्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भाषा समय के साथ कैसे अपना रूप बदलती है। अच्छा। संस्कृत सबसे पुराना, सबसे परिष्कृत रूप था। उससे निकली पाली, जो बौद्ध धर्म की भाषा बनी। जी। फिर आई प्राकृत, जो जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी। ओके। इसके बाद भाषा का स्वरूप और बदला, जिसे अपभ्रंश कहा गया, और फिर अवहट्ट, जो अपभ्रंश का ही एक तरह से बाद का रूप है। और फिर जाकर हमारी प्राचीन या कह सकते हैं आरंभिक हिंदी का जन्म हुआ। जी बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए ये पूरा क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, संस्कृत से प्राचीन हिंदी तक। चलिए, तो ये सेक्शन पूरा हुआ। अब दूसरे खंड पर आते हैं, हिंदी की उपभाषाओं और बोलियां। नोट्स के हिसाब से हिंदी क्षेत्र में कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। हाँ, और ये संख्याएं भी सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। तो देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। जी। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंदर आती है खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम कौरवी भी है, फिर ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। बिल्कुल। और यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी बोली किस उपभाषा के तहत आती है। पश्चिमी हिंदी में ये 5 बहुत प्रमुख हैं। और ये भी कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है। अगली है पूर्वी हिंदी। इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जी, पूर्वी हिंदी में ये 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इन्हें एक समूह की तरह याद रखना आसान होता है। अच्छा। तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल हैं। हाँ, बिहारी हिंदी की ये तीनों बोलियां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और चौथी है राजस्थानी। इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, जिसका दूसरा नाम ढूंढाड़ी है, फिर मेवाती और मालवी। जी, राजस्थानी उपभाषा की ये 4 प्रमुख बोलियां हैं। और यहाँ भी, जैसे आपने कहा, जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही। और आखिरी 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जिसकी 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। जी, पहाड़ी हिंदी मतलब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी है ये, और इसके अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। तो ये भाग भी पूरा हुआ। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी। हाँ, ये तो परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसमें पहला बिंदु दिया है कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। जी, ये तथ्य सीधे पूछा जाता है। संविधान का भाग 17 जो राजभाषा से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद है 343 से 351 तक। बिल्कुल। ये सभी अनुच्छेद राजभाषा के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताते हैं। संघ की भाषा क्या होगी, राज्यों की क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की भाषा वगैरह वगैरह। नोट्स में अनुच्छेद 343(1) पर खास जोर दिया गया है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। ये साफ तौर पर हिंदी को संघ की राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज और देवनागरी को आधिकारिक लिपि के तौर पर स्थापित करता है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। ये हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए निर्देश देता है। हाँ, यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को एक जिम्मेदारी देता है। कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये कि वो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करे, ताकि वो भारत की जो सामासिक संस्कृति है, मतलब जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अच्छा, अब नोट्स में 8वीं अनुसूची का भी जिक्र है
इसमें लिखा है कि इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और शुरुआत में 14 थीं। जी, 8वीं अनुसूची में वो भाषाएं हैं जिन्हें भारत में आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। ओके। और ये याद रखना जरूरी है कि जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधनों के जरिए और भाषाएं जोड़ी गई और अब इनकी कुल संख्या 22 हो गई है। ठीक है, तो ये सेक्शन भी यहाँ पूरा होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर आते हैं। जी। पहला है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसका कारण बताया गया है कि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही। ये तारीख और इसका कारण दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने ये फैसला लिया था। हाँ, संविधान सभा ने इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और दूसरी तारीख है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। जी, और इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस का मकसद दुनिया भर में मतलब वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार करना है। समझ गई। तो ये तिथियों वाला भाग भी पूरा हुआ। हाँ। अंत में कुछ त्वरित तथ्य दिए गए हैं एक क्विक रिवीजन के लिए। चलिए देखते हैं। पहला, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। हिंदी भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे बड़े भाषा परिवारों में से एक है। अच्छा। दूसरा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जी, ये लिपि के विकास का क्रम है। भारत की ज्यादातर लिपियों की तरह ही देवनागरी की जड़ें भी प्राचीन ब्राह्मी लिपि में ही मिलती हैं। तीसरा तथ्य है, और ये बड़ा दिलचस्प है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है। मतलब हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है? नहीं, असल में सिंधु नदी के इलाके में रहने वालों को फारसी लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि वो स को ह बोलते थे। ओहो। और फिर उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा, तो ये शब्द हमें फारसी से मिला है। कमाल है। अगला, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। जी, अमीर खुसरो को हिंदी के उस रूप में जिसे आज हम खड़ी बोली कहते हैं, लिखने वाले पहले बड़े कवियों में से एक माना जाता है। और अंतिम तथ्य है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हाँ, ये एक उपाधि है। जैसे वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी, वैसे ही कवि स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में पौमचर्यु नाम का एक महाकाव्य लिखा, जो राम कथा पर ही आधारित है। अच्छा। इसीलिए उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इन नोट्स के माध्यम से हमने हिंदी भाषा के विकास, उसकी बोलियों और संवैधानिक प्रावधानों के जो मुख्य बिंदु थे उन्हें समझ लिया है। जी, और ये सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से सीधे और बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। जैसा कि हमने देखा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ और हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कम्युनिकेशन के इस दौर में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का स्वरूप किस दिशा में विकसित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वेलकम टू रॉ आईक्यू। हेलो। आज हमारे सामने है हिंदी वर्णमाला पर कुछ नोट्स, और ये खास तौर पर यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी के लिए है। अब देखिए, पहली नज़र में ये क, ख, ग, घ सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट लगती है, कुछ ऐसा जो हम सबने बचपन में रटा है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे मुंह के अंदर का एक नक्शा है, ध्वनि पैदा करने का एक वैज्ञानिक कोड। आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। हम गले की गहराई से शुरू करके होंठों तक का सफर तय करेंगे और देखेंगे कि हर अक्षर अपनी सही जगह पर क्यों और कैसे बैठता है। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। वर्णमाला वाकई एक नक्शा ही है। हर वर्ण की अपनी एक खास जगह है, एक खास पहचान। ये कोई ऐसे ही मनमाने ढंग से बनाई गई सूची नहीं है। इसके पीछे ध्वनि विज्ञान का एक बहुत गहरा तर्क छिपा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। नोट्स की पहली पंक्ति कहती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और इसमें कुल 52 वर्ण हैं। ये व्यवस्थित शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल। व्यवस्थित का मतलब ही है कि एक तयशुदा क्रम है, एक सिस्टम है। क के बाद ख ही क्यों आता है, प क्यों नहीं? क्योंकि क और ख ये दोनों गले के एक ही हिस्से से निकलते हैं। ये पूरी व्यवस्था उच्चारण के स्थान पर आधारित है।
और जहां तक 52 की संख्या का सवाल है, तो ये मानक हिंदी का आंकड़ा है जिसमें हम स्वर, व्यंजन और कुछ विशेष ध्वनियां सभी को शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये 52 वर्ण भाषा के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और नोट्स के मुताबिक इन ब्लॉक्स को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वाउल्स वो हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। सही कहा। स्वतंत्र का मतलब है कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा को कोई रोकता नहीं है। अच्छा। आ, ई, ऊ। आप बोलकर देखिए, हवा बिना किसी रुकावट के एकदम सीधे बाहर आती है। इसीलिए ये ध्वनियां मौलिक हैं। हिंदी में ऐसे 11 मानक स्वर हैं। और व्यंजनों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। नोट्स कहते हैं कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि क को बोलने के लिए अ की जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि आप बिना स्वर के शुद्ध व्यंजन बोल ही नहीं सकते। जब हम क कहते हैं तो असल में हम क यानी आधा क और अ को मिलाकर बोल रहे होते हैं। अच्छा। क तो बस एक ध्वनि का धमाका है। उसे पूरा करने के लिए अ का सहारा चाहिए। हर व्यंजन के पीछे एक अ छिपा होता है। यही उनकी निर्भरता है। यहाँ संख्या को लेके एक दुविधा दिख रही है। नोट्स में 33 भी लिखा है और 39 भी। इसका क्या राज है? हाँ, ये एक आम कन्फ्यूजन है। देखिए, हिंदी में मूल व्यंजन 33 ही हैं। ठीक है। लेकिन जब हम कुछ विशेष और 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्णों जैसे संयुक्त और द्विगुण व्यंजनों को भी इसमें जोड़ देते हैं तो ये गिनती 39 तक पहुंच जाती है। तो परीक्षा के लिहाज से भाषा में सिर्फ खुली ध्वनियां तो नहीं होती, हवा को कहीं ना कहीं रोकना, छूना या रगड़ना भी पड़ता है। हाँ, और यहीं से व्यंजनों की दुनिया शुरू होती है। पर उस पर आने से पहले स्वरों के भी अपने प्रकार हैं। नोट्स में पहला जिक्र है ह्रस्व स्वर का। ह्रस्व स्वर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ह्रस्व यानी छोटे। इन्हें बोलने में बस एक पलक झपकने जितना टाइम लगता है। ये 4 हैं, अ, ए, उ और री। तो ये मूल स्वर हुए? बिल्कुल। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये भाषा की सबसे बुनियादी स्वर ध्वनियां हैं। बाकी के ज्यादातर स्वर इन्हीं से मिलकर या इन्हीं का लंबा रूप होते हैं। तो क्या दीर्घ स्वर इन्हीं ह्रस्व स्वरों के बड़े भाई जैसे हैं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। जैसे अ का दीर्घ रूप आ है, ई का ई और उ का ओ। अच्छा। इनके अलावा ए, ओ भी दीर्घ स्वर है जो असल में 2 अलग-अलग स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे अ और ई मिलकर ए की ध्वनि बनाते हैं। स्वरों में एक तीसरी कैटेगरी भी है जो बड़ी अनोखी है, अयोगवाह। ये नाम ही सुनने में रहस्यमयी लगता है। ये क्या है? अयोगवाह का मतलब है जो योग न होने पर भी साथ चलें। ये बेचारे न तो पूरी तरह स्वर हैं, न ही व्यंजन। अच्छा। ये हमेशा किसी स्वर के पीछे लगते हैं, एक बॉडीगार्ड की तरह। ये 2 हैं, अन यानी अनुस्वार और आह यानी विसर्ग। जैसे गंगा में। हाँ, गंगा में ग के ऊपर जो बिंदी है वो अनुस्वार है और अतः में आखिर में जो 2 बिंदियां हैं वो विसर्ग हैं। ये खुद में अधूरे हैं। इन्हें हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए। तो स्वरों की दुनिया तो समझ आ गई। अब उस विशाल संसार में चलते हैं जहां हवा को रोका और मोड़ा जाता है, यानी व्यंजन। नोट्स में पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी टच। बिल्कुल सही पकड़ा। इन व्यंजनों को बोलने में हमारी जीभ या होंठ मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को छूते हैं, यानी स्पर्श करते हैं। और ये स्पर्श कहाँ हो रहा है, इसी आधार पर इन्हें बांटा गया है? हाँ, इसी आधार पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग गले से, च वर्ग तालू से और ऐसे ही आगे। क से लेकर म तक कुल 25 व्यंजन इसी कैटेगरी में आते हैं। क से म तक, ये तो व्यंजनों का सबसे बड़ा समूह हुआ। जी हाँ। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। अंतस्थ का मतलब है बीच में स्थित। ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में है। बीच में? कैसे? इन्हें बोलते समय जीभ मुंह में किसी हिस्से को पूरी तरह छूती भी नहीं है और हवा पूरी तरह आजाद भी नहीं होती। एक बीच का रास्ता है। अच्छा, इसीलिए य और व को अर्ध स्वर यानी आधा स्वर भी कहा जाता है। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी में र और ल भी हैं, जिनके बारे में नोट्स में कुछ खास बातें लिखी हैं। र को लुंठित और ल को पार्श्विक कहा गया है। हाँ, और ये नाम उनके उच्चारण के तरीके पे ही रखे गए हैं।
आप र बोलकर देखिए, र र। र। हाँ जीभ की नोक कांपती है। हाँ, वो कांपती है और लुढ़कती सी है, इसीलिए लुंठित है। अब ल बोलिए, ल ल। ल। इसमें जीभ ऊपर चिपक जाती है। सही, वो ऊपर दांतों के पीछे चिपक जाती है और हवा जीभ के दोनों पार्श्वों यानी साइड से, बगल से निकल जाती है, इसीलिए यह पार्श्विक है। ये भाषा का विज्ञान है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ नियम नहीं, ये तो हमारे बोलने के तरीके का एक तरह से भौतिक वर्णन है। बिल्कुल। अगला समूह है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। ऊष्म का मतलब तो गर्मी होता है। जी हाँ, इन 4 वर्णों को बोलते समय मुंह में हवा की इतनी तेज रगड़ होती है कि एक तरह की गर्मी या ऊष्मा पैदा होती है। अच्छा। आप हथेली मुंह के पास लाके श या स की आवाज निकालिए, आपको गर्म हवा महसूस होगी। तो सर्दियों में हाथ गर्म करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये तरीका इन चारों को एक साथ याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ऊष्म यानी गर्म व्यंजन। अब आते हैं संयुक्त व्यंजनों पर। जैसा नाम से जाहिर है, ये मिलकर बने हैं। हाँ, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त कहते हैं। जैसे क्ष, असल में क और क्ष की मिलीजुली ध्वनि है। त्र में त और र है। सही। और श्र में श और र। नोट्स में लिखा है ज्ञ, ज प्लस या से बनता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि आजकल हम इसे ज्ञ की तरह बोलते हैं। क्या इसका उच्चारण समय के साथ बदल गया है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। संस्कृत में इसका उच्चारण ज के करीब था, लेकिन आधुनिक हिंदी में ये ज्ञ हो गया है। ये भाषा के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। लिखने का तरीका वही रहा, पर बोलने का ढंग बदल गया। परीक्षा में इसका निर्माण ज प्लस न्य ही पूछा जाता है। और व्यंजनों का आखिरी प्रकार है द्विगुण व्यंजन, ड़ और ढ। द्विगुण मतलब 2 गुणों वाला। सही। इनमें 2 गुण हैं। ये ड और ढ से विकसित हुए हैं और इनमें एक उछाल की ध्वनि होती है। अच्छा, जैसे सड़क और पढ़ाई में। हाँ, ये हिंदी के अपने खास व्यंजन हैं जो संस्कृत में नहीं थे। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे नोट्स में यूपीएसआई परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, वर्णों का उच्चारण स्थान। हाँ, ये वही नक्शा है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। जी। अब हम उस नक्शे पर सफर करेंगे। हम गले में सबसे पीछे से शुरू करेंगे और धीरे धीरे होठों तक आएंगे। सबसे पहले आता है कंठ यानी गला। गले से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं? अ, आ, पूरा क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ और ह। आप क या ह बोलकर देखिए, आपको कंपन गले में ही महसूस होगा। इन्हें कंठे ध्वनियां कहते हैं। ठीक है। कंठ के बाद हम मुंह में थोड़ा और आगे आते हैं, तालू पर, यानी मुंह की छत का अगला मुलायम हिस्सा। बिल्कुल। यहां से तालव्य ध्वनियां निकलती हैं। इसमें आते हैं ई और ई, पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, य और श। ये सब तालू से बोले जाते हैं। च बोलते हुए जीभ ऊपर छूती है। हाँ, सही। जीभ का बीच का हिस्सा ऊपर तालू को छूता है। तालू से थोड़ा और पीछे, जहां मुंह के छत कठोर है, उसे मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ से मूर्धन्य ध्वनियां निकलती होंगी। एकदम सही। यहाँ जीभ की नोक मुड़कर मूर्धा को छूती है। इसमें आते हैं री, पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ञ, र और श। ट बोलने के लिए जीभ को पलटना ही पड़ता है। हाँ, अब हम और आगे बढ़ते हैं। जीभ अब दांतों को छुएगी, यानी दंत्य ध्वनियां। त वर्ग की सारी ध्वनियां त, थ, द, ध, न दंत्य हैं। आप बिना जीभ को दांत से लगाए त बोल ही नहीं सकते। इनके साथ ल और स भी इसी समूह में आते हैं। और हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है ओष्ठ यानी होंठ। यहाँ से ओष्ठ्य ध्वनियां निकलती हैं। जाहिर है, इनमें दोनों होठों का इस्तेमाल होता है। जैसे प, फ, ब। हाँ, पूरा प वर्ग और साथ में उ और ऊ। आप बिना होठ मिलाए प या म बोलने की कोशिश करके देखिए, यह संभव है। ये तो हुए मुख्य स्थान, पर कुछ ध्वनियां 2 जगहों से मिलकर भी बनती हैं, जैसे ए और ए। हाँ, ए और ए का उच्चारण गले और तालू दोनों की मदद से होता है, इसलिए ये कंठ तालव्य हैं। अच्छा। इसी तरह ओ और औ गले और होठों से मिलकर बनते हैं, तो वे कंठोष्ठ्य हैं। और व एक बहुत खास वर्ण है। ये निचले होंठ और ऊपरी दांतों के मेल से बनता है, दंतोष्ठ्य।
ये पूरा सिस्टम तो वाकई कमाल का है। अब वर्गीकरण के दो और आधार हैं, प्राणत्व और घोषत्व। ये सुनने में थोड़े भारी मरकम शब्द लगते हैं। प्राणत्व का क्या मतलब है? प्राण का सीधा सा मतलब है सांस की हवा। तो प्राणत्व का आधार है कि किसी वर्ण को बोलने में कितनी हवा खर्च होती है, कम या ज्यादा। तो अल्पप्राण मतलब कम हवा? बिल्कुल, जिन वर्णों को बोलने में कम हवा लगे वे अल्पप्राण हैं। इसका एक आसान नियम है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। क, ग, ng। हाँ, और साथ में सारे अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व भी कम हवा वाले यानी अल्पप्राण हैं। तो महाप्राण का मतलब हुआ ज्यादा हवा। ये कौन से हैं? महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आता है, जैसे ख और घ। अच्छा। आप हथेली सामने रखकर क और फिर ख बोलिए। ख में आपको ज्यादा हवा का झोंका महसूस होगा। असल में महाप्राण में एक ह जैसी ध्वनि जुड़ जाती है। ये तो एक पैटर्न है। मैं अब तक इसे सिर्फ रटती आई थी, पर इसके पीछे का लॉजिक आज समझ आया। हाँ, इनके साथ सारे ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह भी महाप्राण हैं। ठीक है, अब आखिरी वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का संबंध हमारे गले में मौजूद स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन से है। कुछ वर्णों को बोलते समय गले में कंपन होता है, कुछ में नहीं। तो अघोष मतलब जिसमें कंपन ना हो? सही। अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन। हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जैसे क, ख, च, छ ये सब अघोष हैं। इनके साथ श, श, स भी इसी टीम में हैं। और सघोष या घोष वो हुए जिनमें कंपन होता है। जी, इनमें हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर आते हैं, जैसे ग, घ, न। और सबसे जरूरी बात, सभी 11 स्वर भी सघोष होते हैं। आप आ बोलकर देखिए, गले में साफ कंपन महसूस होगा। इनके अलावा य, र, ल, व और ह भी सघोष हैं। तो इन नोट से ये बिल्कुल साफ है कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि ध्वनि, उच्चारण स्थान और वायु प्रवाह के आधार पर एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रणाली है। बिल्कुल, और हर वर्ण का अपने एक निश्चित स्थान और गुण है। बिल्कुल। और ये विचार करने योग्य बात है कि इन सभी नियमों को समझे बिना भी हम भाषा का प्रयोग सहजता से करते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम इसके पीछे की संरचना को देखते हैं तो भाषा का एक नया और गहरा रूप सामने आता है। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या इस व्यवस्था का ज्ञान कि कौन सी ध्वनि कहाँ से और कैसे निकलती है, हाँ। क्या ये हमें अपनी आवाज और उच्चारण को और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद कर सकता है? शायद एक अच्छा वक्ता बनने का राज भी इसी नक्शे में छिपा हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वेलकम टू रॉ IQ। तो चलिए इन नोट्स को खोलते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक हिस्से की, कह सकते हैं, चीर फाड़ करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो कई लोगों के लिए सिरदर्द होता है। बिल्कुल। विषय है संधि। हमारे पास UPSI परीक्षा के लिए तैयार किए गए एक श्रोता के नोट्स हैं, और हमारा मिशन सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का जो लॉजिक है उसे समझना है। एकदम सही कहा। संधि को अक्सर लोग बस नियमों का एक सूखा सा कलेक्शन मान लेते हैं, लेकिन अगर इसे भाषा के इवोल्यूशन की कहानी की तरह देखें तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब ये इस बारे में है कि बोलने में आसानी के लिए हमारी जुबान हजारों सालों से कैसे शॉर्टकट खोजती आई है। वाह, तो हमें नोट्स के रास्ते पर ही चलेंगे। शुरुआत करेंगे परिभाषा से, फिर इसके 3 प्रकार देखेंगे, और उसके बाद स्वर संधि पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, उसके 5 उपभेदों पर। जी, क्योंकि परीक्षा में असली खेल तो वही होता है। और अंत में व्यंजन और विसर्ग संधि पर नजर डालकर कुछ अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। बेहतरीन प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दों की ये फोरेंसिक जांच। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है परिभाषा। नोट्स में लिखा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब ये विकार शब्द सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, जैसे कोई कमी हो। इसका मतलब क्या है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। देखिए, यहाँ विकार का मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, एक रूपांतरण। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ 2 चीजों को चिपकाना नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन जैसा है। जब 2 ध्वनियां मुंह में एक साथ आती हैं तो हमारी जुबान, कह सकते हैं, थोड़ा आलस करती है। जुबान का आलस, ये दिलचस्प है। बिल्कुल, वो 2 अलग-अलग मेहनत करने की बजाय एक आसान मिला-जुला रास्ता निकाल लेती है। वही जो ध्वनि का नया रूप है ना, वही विकार है। जैसे हिमालय वाले उदाहरण में? एकदम सही।
हिम के अंत में अ की ध्वनि है और आलय की शुरुआत में आ। अब आप बोलकर देखिए, हिम अ आलय। हिम आलय। हाँ, बीच में एक ब्रेक सा आता है। वही। भाषा को प्रवाह चाहिए, रुकावट नहीं। तो जुबान ने अ और आ को मिलाकर एक लंबी ध्वनि आ बना दी और नतीजा हिमालया। बोलना कितना आसान हो गया। बस। यही विकार है, ध्वनि का सहज प्रवाह के लिए एक अपग्रेड। समझ गया। तो ये गड़बड़ी नहीं, एक भाषाई अपग्रेड है। तो नोट्स में 3 भेद दिए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनका आधार क्या है? इसका आधार बहुत सीधा है। ये हमेशा इस पर निर्भर करता है कि मेल में पहला कौन है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ड। वही कप्तान है। अच्छा, कप्तान हमेशा पहला वाला होता है। जी, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण एक स्वर है तो वो स्वर संधि, अगर वो एक व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और अगर अंत में विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि होगी। बिल्कुल। दूसरा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये तो बहुत आसान हो गया। अब उस हिस्से में आते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे अहम है, स्वर संधि के 5 उपभेद और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स। हाँ, और इन ट्रिक्स के पीछे भी एक तर्क है। ये बस बाहरी लक्षण है उन नियमों के। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहली है दीर्घ संधि। नोट्स की ट्रिक है, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए, यानी आ, ई, उ। उदाहरण है हिमालय, भानुदय। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दीर्घ का मतलब ही है बड़ा। ये संधि का सबसे सीधा साधा नियम है। मतलब एक ही परिवार के लोग मिल रहे हैं। एकदम सही। जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो वे मिलकर अपने बड़े रूप में बदल जाते हैं। अ परिवार आ बनेगा, ई परिवार ई और उ परिवार उ बनेगा। जैसे भानु प्लस उदय में हुआ। जी हाँ, भानु का छोटा उ और उदय का छोटा उ दोनों मिलकर बड़ा उ बन गए और शब्द बना भानुदय। ठीक है, ये तो हुआ पारिवारिक मिलन। हो। लेकिन जब अलग अलग परिवार मिलते हैं, हाँ। तब आती है गुण संधि। इसकी ट्रिक है, शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा आए। जैसे रमेश, परोपकार। ये ए और ओ कहाँ से आ गए? बहुत अच्छा सवाल है। ये स्वरों का गुण बदल जाना है। सोचिए, अ की ध्वनि गले से आती है। हाँ। और ई की ध्वनि तालू से। हाँ। जब आप अ और ई को तेजी से एक साथ बोलेंगे तो जुबान एक बीच का रास्ता खोज लेगी। वो ध्वनि है ए। ये एक समझौता है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। और इसी तरह अ जो गले से है और उ जो होठों से है, उनके बीच का समझौता है ओ। तो पर प्लस उपकार में अ और उ ने मिलकर नया गुणी स्वर ओ बना लिया। इसीलिए परोपकार बना। तो जहां बीच में एक मात्रा दिखे, मतलब वहां समझौता हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो गुण संधि में समझौता हुआ। लेकिन अगली है वृद्धि संधि। इसकी ट्रिक है, शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा आए। उदाहरण सदैव, वनौषधि। ऐसा लग रहा है जैसे गुण संधि वाली मात्राओं में वृद्धि हो गई। एकदम, ये गुण संधि का अगला लेवल है। इसका नाम ही वृद्धि है। यहाँ मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जब अ या आ का मेल गुण संधि वाले ए या ऐ से होता है तो ध्वनि और मजबूत होकर ऐ बन जाती है। 2 मात्रा वाले। हाँ, और जब अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो वो हमेशा औ बन जाता है। जैसे सदा प्लस एव में हुआ। जी, आ और ए मिले और परिणाम हुआ एक ज्यादा शक्तिशाली 2 मात्रा वाला स्वर ऐ। शब्द बना सदैव। तो गुण संधि एक समझौता है और वृद्धि संधि एक शक्ति प्रदर्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब यह हमेशा याद रहेगा। अब आती है सबसे नाटकीय संधि, यण संधि। इसकी ट्रिक मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी। य, व, र से पहले आधा अक्षर आए। उदाहरण है स्वागत, अत्यधिक। यह आधा अक्षर अचानक से कहां से आ जाता है? यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब तक स्वर स्वरों से मिलकर नए स्वर बना रहे थे। हाँ। यण संधि में कुछ स्वर इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि वे अपनी पहचान खोकर व्यंजन बन जाते हैं। क्या एक स्वर व्यंजन बन जाता है? हाँ, जब ई, उ या री के बाद कोई बिल्कुल अलग स्वर आता है तो ये अपना रूप बदल लेते हैं। ई या ई बन जाता है य, उ या उ बन जाता है व और री बन जाता है र। और वो आधा अक्षर? वही तो असली खेल है। अत्यधिक का विच्छेद क्या है? अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, ठीक है। यहाँ ती में ई स्वर है। इसके बाद आया एक अलग स्वर अ।
तो नियम के हिसाब से ई बदल गया य में। अब त व्यंजन का जो सहारा था ई स्वर, वो तो चला गया, तो बेचारा त स्वर के बिना आधा रह गया। अच्छा, तो अ प्लस आधा त प्लस य प्लस अधिक मिलकर बना अत्यधिक। बिल्कुल, स्वागत में भी यही हुआ, सु प्लस आगत। स का ऊ स्वर व बन गया और स अकेला आधा रह गया। कमाल है, ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है ना? ठीक है, अब आखिरी उपभेद अयादि संधि। ट्रिक है, शब्द में ए, आय, अव, आव का उच्चारण हो, अक्सर 3 अक्षर के शब्द। उदाहरण है पवन, नयन, पावक। हाँ, अयादि संधि सबसे ज्यादा मायावी है। ये लिखने से ज्यादा सुनने वाली संधि है। सुनने वाली संधि। जी। इसमें जब वृद्धि संधि वाले मजबूत स्वर यानी ए, आई, ओ, औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो वे टूटकर 2 ध्वनियों में बिखर जाते हैं। जैसे पो प्लस अन में ओ के बाद अ आया तो ओ की ध्वनि अव में बदल गई। अव? हाँ, तो प में अव जुड़ा और शब्द बना पवन। इसी तरह नयन में आपको अय की ध्वनि सुनाई देगी और पावक में आव की। बिल्कुल। यहां आपको अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों पर भरोसा करना होगा। तो स्वर संधि का सफर पूरा हुआ। दीर्घ में परिवार मिला, गुण में समझौता, वृद्धि में शक्ति प्रदर्शन, यण में रूप बदला और अयादि में ध्वनि का खेल। ये एक पूरी कहानी है। अब व्यंजन और विसर्ग संधि की ओर बढ़ते हैं। नोट्स में इनके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं है। हाँ, पर इनमें भी तर्क है। स्वर संधि में स्वरों का मेलजोल था, व्यंजन संधि में अक्सर एक ताकतवर वर्ण का दूसरे पर प्रभाव दिखता है। नोट्स में व्यंजन संधि का नियम दिया है, त प्लस च इज इक्वल्स टू च, जैसे उत प्लस चारण इज इक्वल्स टू उच्चारण। ये तो एक तरह का दबदबा लग रहा है। बिल्कुल, ये ध्वनि विज्ञान का एक सरल सिद्धांत है। त दांतों से बोला जाता है और च तालू से। जी। जब ये पास आते हैं तो जुबान को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाना पड़ता है, जो मुश्किल है। तो आसानी के लिए त भी च के प्रभाव में आकर च बन जाता है। अच्छा, इसीलिए उच्चारण में 2 च आते हैं। जी, ये पूरी तरह ध्वनियों के आपसी प्रभाव का खेल है। और विसर्ग संधि? नोट्स में लिखा है विसर्ग का ओ, र या श, श, स में बदलना। उदाहरण, नी प्लस चल इज इक्वल टू निश्चल, मनन प्लस हर इज इक्वल टू मनोहर। यहाँ भी विसर्ग के बाद आने वाला वर्ण ही सब तय करता है। विसर्ग खुद में एक ह जैसी ध्वनि है। ह जैसी। हाँ, तो नेह प्लस चल में विसर्ग के बाद च आया, जो एक तालव्य ध्वनि है। तो विसर्ग भी खुद को बदलकर तालव्य श में बदल लेता है ताकि बोलने में आसानी हो। बिल्कुल। निश्चल। लेकिन मनः प्लस हर में ह के प्रभाव से विसर्ग ओ की ध्वनि में बदल जाता है, जिससे शब्द मनोहर बनता है। मतलब विसर्ग एक गिरगिट की तरह है। एकदम सही, जो अपने आगे वाले वर्ण को देखकर अपना रंग बदल लेता है। तो अब तक हमने जो भी समझा वो सिर्फ नियम नहीं बल्कि भाषा को आसान बनाने का एक पूरा सिस्टम है। चलिए अब अभ्यास प्रश्नों से इसे परखते हैं। बिल्कुल, अब इन औजारों का इस्तेमाल करने का समय है। पहला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? विकल्प हैं ए प प्लस 1, बी पो प्लस अन, सी प प्लस अन या डी प प्लस अन। यहाँ कानों का इस्तेमाल करना है। पवन, प अवन, अव की ध्वनि साफ सुनाई दे रही है। और अव बनता है ओ से। जी, अयादि संधि का नियम, जब ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो इसका विच्छेद होगा पो प्लस अन। सही उत्तर है बी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, सदैव में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि या डी यण संधि। यहाँ तो ट्रिक सबसे तेज काम करेगी। अच्छा, ये तो वो 2 मात्रा वाली ट्रिक है। एकदम सही। सदैव के बीच में ए की मात्रा है, यानी 2 मात्राएं, और 2 मात्राओं का मतलब है मात्रा में वृद्धि। तो ये निसंदेह वृद्धि संधि है। उत्तर सी। एकदम पक्का। तीसरा प्रश्न, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। विकल्प हैं ए अत्य प्लस धिक, बी अति प्लस अधिक, सी अति प्लस धिक, डी अति प्लस अधिक। अत्यधिक में हमारा ध्यान जाना चाहिए य से पहले वाले आधे त पर। यण संधि का सिग्नल। जी, यण संधि में य कहाँ से आता है? ई या ई के बदलने से, और वो आधा त बताता है कि ई की मात्रा त पर लगी थी। तो पहला शब्द अति होगा
और बाद में बचा अधिक। तो सही विच्छेद है अति प्लस अधिक, विकल्प बी। यह विश्लेषण बहुत मददगार है। चौथा प्रश्न, निश्चल में कौन सी संधि प्रयुक्त है? विकल्प है ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग या डी इनमें से कोई नहीं। निश्चल में हमें बीच में आधा श दिख रहा है। ये किसी स्वर संधि का लक्षण तो नहीं है? और हमने बात की थी कि विसर्ग गिरगिट है। बिल्कुल। इसका विच्छेद होगा नी प्लस चल। च के प्रभाव में विसर्ग श बन गया। चूंकि बदलाव का कारण विसर्ग है, इसलिए ये विसर्ग संधि है। सही उत्तर सी है। और आखिरी सवाल, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है ए महो प्लस उत्सव, बी महा प्लस उत्सव, सी महे प्लस उत्सव, डी महा प्लस उत्सव। महोत्सव के बीच में ओ की एक मात्रा है। गुण संधि का संकेत। जी, जहां समझौता होता है। ओ बनता है अ आ और ऊ के मेल से। दूसरा शब्द उत्सव तो साफ है। अब पहला शब्द महा होगा या महा? सार्थक शब्द महा होता है। सही। तो महा के आ और उत्सव के ऊ ने मिलकर ओ बनाया, इसलिए सही विच्छेद है महा प्लस उत्सव, विकल्प बी। शानदार। तो इन नोट्स के माध्यम से हमने संधि को सिर्फ नियमों की सूची की तरह नहीं, बल्कि शब्दों के विकास की एक कहानी की तरह देखा। बिल्कुल। और अभ्यास प्रश्नों ने दिखाया कि जब आप नियम के पीछे का तर्क समझ लेते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी सहायक बन जाती हैं, आपकी मालिक नहीं। और इसी बात पर मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमने देखा कि शॉर्ट ट्रिक्स परीक्षा में समय बचाने के लिए कितनी जरूरी हैं, लेकिन क्या नियमों के पीछे के ध्वनि विज्ञान को समझना कि ई का य क्यों हो जाता है, हमें भाषा का एक बेहतर उपयोगकर्ता नहीं बनाता? ये एक गहरा सवाल है। क्या हम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, या भाषा की उस सुंदरता को समझने के लिए जो हर शब्द के जोड़ में छिपी है? शायद असली तैयारी तब होती है जब शॉर्टकट और गहरी समझ दोनों हाथ में हाथ डालकर चलें। सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई लंबा जटिल हिंदी शब्द देखें तो रुककर उसमें छुपे जोड़ को खोजने की कोशिश कीजिएगा। आपको शायद उसमें दो अलग-अलग शब्द मिलें जिनकी अपनी कहानी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। वेलकम टू रॉ IQ। आज हम एक तरह की भाषाई जासूसी करने वाले हैं। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जो किसी खजाने के नक्शे जैसे लग रहे हैं, और ये नक्शा हमें उन शब्दों की दुनिया में ले जाएगा जिन्हें हम रोज बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि ये शब्द आखिर आए कहाँ से, इनका जन्म कहाँ हुआ, और आज ये हमारे बीच किस रूप में है। और ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। हर शब्द के पीछे कहानी होती है। कहानी। हाँ, इतिहास की, समाज की, और मतलब हजारों लाखों लोगों की जुबान पर घिसकर बदलते रहने की। ये जो वर्गीकरण है ना हमारे नोट्स में, ये असल में उन कहानियों को समझने का एक जरिया ही है। तो चलिए इस भाषाई सफर की शुरुआत करते हैं। नोट्स के मुताबिक उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है तत्सम। परिभाषा तो काफी सीधी है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यानी बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तत्सम का मतलब ही है तत् यानी उसके, और सम यानी समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हजारों साल में सब कुछ बदल गया तो ये शब्द क्यों नहीं बदले? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें ऐसा क्या VIP ट्रीटमेंट मिला? देखिए, इसका कारण है इन शब्दों का इस्तेमाल। ये शब्द ज्यादातर धर्म, साहित्य, दर्शन और विज्ञान की भाषा में इस्तेमाल होते थे। अच्छा। इन्हें लिखने और पढ़ने वाले जो विद्वान थे, जो पंडित थे, वो भाषा की शुद्धता को लेकर बहुत सजग थे। इसलिए जब यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी या ग्रंथों में सूर्य का वर्णन होता था, तो उस शब्द को उसके मूल रूप में ही बनाए रखने पर जोर दिया गया। वो आम बोलचाल का हिस्सा कम थे। ओह, तो ये वो शब्द हैं जो सीधे संस्कृत के लाइब्रेरी से उठकर हमारी आज की बातचीत में आ गए हैं। आप ऐसा कह सकती हैं। और नोट्स में इन्हें पहचानने की एक ट्रिक दी गई है जो कमाल की है। लिखा है कि इनमें अक्सर श, त्र, ज्ञ, श, री, श या आधे वर्णों का इस्तेमाल होता है। हाँ, जैसे उदाहरण है अग्नि, दुग्ध, सूर्य, कर्पूर, अक्षी। इन सब में या तो संयुक्त अक्षर है या फिर आधे वर्ण। ये सिर्फ ट्रिक नहीं है, ये भाषा विज्ञान का एक बहुत मजबूत पैटर्न है।
संस्कृत एक जटिल और ध्वन्यात्मक रूप से बहुत समृद्ध भाषा थी। ये जो संयुक्त अक्षर हैं जैसे क्ष, जो क और श से मिलकर बनता है, जी, या ज्ञा, इन्हें बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। समय के साथ जब भाषा आम लोगों तक पहुंची तो उसका सरलीकरण हुआ। लेकिन जिन शब्दों ने अपना मूल रूप बनाए रखा, उनमें ये जटिल ध्वनियां भी बनी रहीं। तो जहां भी ये संस्कृत वाले अक्षर दिखें, हम मान सकते हैं कि शब्द के तत्सम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो अग्नि और सूर्य जैसे शब्द तो वीआईपी एंट्री लेकर हिंदी में आ गए, लेकिन हर शब्द की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ शब्द जरूर आम जनता के बीच घिसपिट कर अपना रूप बदल चुके होंगे। बिल्कुल। और उन्हीं शब्दों के विशाल समूह को हम तद्भव कहते हैं। तद्भव। ये वो शब्द हैं जिनका जन्म तो संस्कृत में ही हुआ, लेकिन सदियों के सफर में आम लोगों की जुबान पर चढ़कर सुविधा के लिए इनका रूप बदल गया, सरल हो गया। मतलब ये तत्सम शब्दों के वो बिगड़े हुए रूप हैं जो ज्यादा कूल और आसान बन गए। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये भाषा के विकास का सबसे स्वाभाविक और जिंदा सबूत है। जैसे नोट्स में तत्सम अग्नि का तद्भव आग दिया है और दुग्ध का दूध। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि बोलने में कितना फर्क है। बिल्कुल। दुग्ध बोलने में जोर लगता है, दूध एकदम आसान है। यही तो भाषा का जादू है, और यहीं पर वो पैटर्न काम आते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। हाँ, वो ट्रिक। नोट्स में एक ट्रिक है कि तत्सम का क्ष तद्भव में ख या छ बन जाता है। जैसे उदाहरण है अक्षी, जिसका तद्भव रूप है आंख। अच्छा, अक्षी से आंख। हाँ, क और श की मिलीजुली ध्वनि क्ष को बोलना मुश्किल था, तो लोगों ने उसे अपनी सुविधा से कभी ख बना लिया, जैसे क्षेत्र का खेत हो गया। क्षेत्र का खेत, हाँ सुना है। या कभी छ बना लिया, जैसे अक्षर का आखर। अरे वाह, तो ये तो पूरा पैटर्न है। मैं नोट्स में एक और पैटर्न देख रही हूँ, वनिक का बनिया हो गया। जी। और एक और उदाहरण सोचूं तो विवाह का ब्याह। दोनों में तत्सम का व तद्भव में ब बन रहा है। लगभग पक्का नियम है ये। ये भी ध्वनि परिवर्तन का एक क्लासिक उदाहरण है। कैसे? व बोलते समय होठ पूरी तरह नहीं मिलते, जबकि ब बोलते समय मिलते हैं। ब बोलना ज्यादा आसान है, कम मेहनत वाला काम है। तो आम बोलचाल में वानर बंदर बन गया और विद्युत बिजली बन गई। समझ गई। ये छोटी छोटी बातें परीक्षा में बहुत काम आ सकती हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने दो तरह के शब्द देखे, एक जो सीधे संस्कृत से आए यानी तत्सम, और दूसरे जो संस्कृत से आए पर रास्ते में बदल गए यानी तद्भव। सही। लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे भी होते हैं जो सुनकर न संस्कृत के लगते हैं न ही किसी और भाषा के, जैसे लोटा या खिचड़ी। इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी सबसे दिलचस्प है। ये हैं देशज शब्द। देशज। जी। ये भाषा के स्ट्रीट फूड की तरह है। हाँ, स्ट्रीट फूड। हाँ, हाँ। इनका कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट यानी संस्कृत वाला मेन्यू कार्ड नहीं होता, लेकिन भाषा का असली स्वाद और पहचान इन्हीं से होती है। ये वो शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई लिखित स्रोत या पता नहीं है। मतलब ये किसी खास इलाके में किसी जरूरत के हिसाब से लोगों ने खुद गढ़ लिए और धीरे धीरे इतने चल गए कि पूरी भाषा ने इन्हें अपना लिया। इसीलिए इनके उदाहरण इतने देसी और घरेलू लगते हैं। लोटा, डिबिया, पगड़ी, झोंपड़ी, ठुमरी। बिल्कुल। ये शब्द सुनकर ही लगता है कि हाँ, ये यहीं इसी मिट्टी से उपजे हैं। नोट्स में एक अभ्यास प्रश्न भी है, खिचड़ी शब्द किस श्रेणी का उदाहरण है? तो अब तो जवाब साफ है कि ये सी, देशज ही होगा। एकदम। आप खिचड़ी या झोंपड़ी के लिए कोई संस्कृत धातु खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। ये शब्द हमारे भाषा की जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे शब्दों के खजाने में 3 तरह के शब्द हो गए। लेकिन मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है। क्या? पुलिस, स्टेशन, किताब, वकील, चश्मा, कैंची, ये शब्द तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमेशा से हमारे ही हो। हाँ, बिल्कुल। पर ये तो न तत्सम है, न तद्भव और न ही देशज। तो ये कहाँ से आए? ये शब्द मेहमान हैं जो हमारे घर आए और फिर यहीं के होकर रह गए। इन्हें हम विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। आगत मतलब आए हुए। हाँ, ये भाषा के खुलेपन का सबूत है। भारत का इतिहास संस्कृतियों के मिलन का इतिहास रहा है। व्यापारी आए, शासक आए, फकीर आए और सब अपने साथ अपनी भाषा के कुछ शब्द तोहफे में छोड़ गए। और हमारी भाषा ने भी खुले दिल से इन शब्दों को अपना लिया। एकदम। नोट्स में इसका वर्गीकरण बहुत अच्छे से दिया है और आप शब्दों को देखकर इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? जैसे अरबी से आए शब्द हैं वकील, किताब, औरत, तारीख। ये सब मतलब कानून, ज्ञान और प्रशासन से जुड़े शब्द लगते हैं। सी बोलने वाले शासकों के जरिए आया, इसलिए धर्म, कानून, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई शब्द अरबी से हैं। अच्छा, और फारसी से आए शब्द हैं
चश्मा, चाकू, फौज, कागज। मुगल काल में फारसी राजभाषा थी, तो दरबार और रोजमर्रा की शाही जिंदगी से जुड़े शब्द फारसी से आए। और तुर्की वाले तो और भी मजेदार हैं। कैंची, कुली, तोप, ये तो सीधे सीधे ताकत और फौज से जुड़े लगते हैं। क्योंकि शुरुआती तुर्क शासक सैन्य शक्ति के बल पर ही आए थे, तो उनकी भाषा के जो शब्द यहाँ रह गए वो ज्यादातर सेना और उससे जुड़ी चीजों के थे। और फिर आते हैं अंग्रेजी के शब्द। स्कूल, स्टेशन, पुलिस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ये कब और क्यों आए। बिल्कुल। ब्रिटिश राज ने अपना प्रशासनिक ढांचा, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी शिक्षा व्यवस्था यहाँ स्थापित की, और उसी के साथ ये शब्द भी हमारी भाषा में स्थापित हो गए। इसी से जुड़ा एक सवाल नोट्स में भी है, पुलिस शब्द किस भाषा से आया है? तो जाहिर है इसका जवाब बी, अंग्रेजी है। जी। ये शब्द इतने घुल-मिल गए हैं कि आज इनके बिना एक वाक्य बोलना भी मुश्किल है। और यही भाषा की खूबसूरती है। वो किसी बंद तिजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह है, जो रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी धारा को अपने में मिलाते चलती है। चलिए एक बार फिर से तत्सम तद्भव की जोड़ियों पर लौटते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जी बिल्कुल। हमने क्ष का ख और व का ब वाला नियम तो देख लिया। नोट्स में 2 और नियम हैं। एक है कि तत्सम का श मतलब तालव्य श, तद्भव में स यानी दंत्य स बन जाता है। उदाहरण है शामल से सांवला। ये भी उच्चारण के सरलीकरण का ही मामला है। कई भारतीय बोलियों में श और स का फर्क बहुत कम किया जाता है, और स बोलना ज्यादातर लोगों के लिए आसान होता है। अच्छा। तो दश 10 बन गया और शीर्ष शीस बन गया। ये एक बहुत ही आम बदलाव है। और चौथा नियम तो सबसे मजबूत लगता है। लिखा है री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। हाँ। अगर किसी शब्द में री की मात्रा दिख गई तो वो पक्का तत्सम होगा। इसे आप गोल्डन रूल कह सकती हैं। री एक शुद्ध संस्कृत ध्वनि है, जो आम बोलचाल में या तो र बन गई या ए, या फिर पूरी तरह गायब हो गई। जैसे मृत्यु से मौत हो गया, या घृत से घी, या नोट्स का उदाहरण श्रृंगार से सिंगार। बिल्कुल। तो परीक्षा में अगर किसी शब्द में री की मात्रा दिखे तो 99% संभावना है कि वो तत्सम ही है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो बाकी अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ जरूर। एक सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है ए आम, बी दूध, सी कार्य, डी हाथ। ये अच्छा सवाल है। यहाँ सही उत्तर है सी कार्य। कार्य जी। इसे पहचानने के 2 तरीके हैं। हाँ। पहला, हम सब जानते हैं कि इसका तद्भव रूप काम या काज होता है। हाँ। दूसरा, इसमें ऊपर आधा र लगा है, हाँ। जिसे रेफ कहते हैं। और हमने शुरू में ही बात की थी कि आधे वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों की एक बड़ी पहचान है। अच्छा, तो रेफ की वजह से। जी। बाकी तीनों विकल्प, आम जो आम्र से बना, दूध जो दुग्ध से बना, और हाथ जो हस्त से बना, ये सब पक्के तद्भव शब्द हैं। एकदम साफ हो गया। और आखिरी सवाल है, कर्पूर का तद्भव रूप क्या होगा? विकल्प है ए कपड़ा, बी कपूर, सी काम, डी कछुआ। ये तो तत्सम तद्भव के सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक है। अच्छा। कर्पूर गौरम करुणावतारम हम आरती में गाते हैं। वो शुद्ध संस्कृत का कर्पूर है। हाँ। जो आम भाषा में सरल होकर बी कपूर बन गया। तो इस पूरी जासूसी का सार ये है कि हमारी हिंदी भाषा एक महानदी की तरह है, जिसमें संस्कृत की मुख्य धारा तो है ही, साथ में देश की अनगिनत बोलियों की सहायक नदियां और विदेशी भाषाओं के झरने भी आकर मिले हैं। हर शब्द की अपनी एक यात्रा है। बिल्कुल। ये सिर्फ परीक्षा में अंक लाने के लिए रटने वाली जानकारी नहीं है। हाँ। बल्कि ये हमारी भाषा की जीवनी को पढ़ने जैसा है। सही बात है। ये दिखाता है कि भाषा एक जिंदा चीज है, जो इतिहास और समाज के साथ साथ सांस लेती है, बदलती है, बढ़ती है, और ये प्रक्रिया ये आज भी रुकी नहीं है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। बताइए। आज के इस डिजिटल युग में हम हर रोज लॉकडाउन, चैट, ऑनलाइन, सेल्फी, फ्रील जैसे कितने ही नए अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बहुत करते हैं। सोचिए 100 साल बाद भविष्य के भाषाविद इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? क्या ये शब्द भी हिंदी के स्थायी विदेशित शब्द बन जाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे आज स्कूल और पुलिस बन चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद,